गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और सबसे पहले मधु प्रणाम, कृतिका नमस्ते, स्तुति नमस्ते, प्रीति गुड इवनिंग, अखिलेश प्रणाम, कृतिका अखिलेश नमस्ते, अपूर्वा नमस्ते। हाँ, तो आज हम लोग फिर से उस अगले एक मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा है, फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जो कि रिवीजन का क्लास हम लोगों ने रखा था कि एविडेंस एक्ट का रिवीजन करना है। तो एविडेंस एक्ट का रिवीजन करना है और ये सेट 2 होगा। जितने भी सेट या एपिसोड लगेंगे इसको प्रैक्टिस करने में, उतना हम लोग किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि थोड़ा जल्दी हो जाए रिवीजन, लेकिन अब एकदम ऐसे भी ना हो कि एकदम समझ में ही ना आए। दिव्या नमस्ते, बाल मुकुंद नमस्ते, प्रीति। क्लास स्टार्ट अभी नहीं आपको हो रहा है, बताइए तो क्या मेरी आवाज तो बफरिंग कर रहा है। नमस्ते अखिलेश, एक मिनट। जस्ट मिनट। क्या सबके यहाँ मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है? हालांकि वो स्क्रीन नहीं शो हो रही है जो कि होनी चाहिए थी ना। गुड इवनिंग कृतिका, गुड इवनिंग मधु, प्रीति। अच्छा, और स्क्रीन आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये आज क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ, स्क्रीन में प्रॉब्लम है ना। मैं फिर से आता हूँ। अच्छा, मैं फिर से आता हूँ, ठीक है, मैं बैक जाता हूँ। 1 मिनट को हो सकता है कनेक्शन ब्रेक हो, मैं फिर से आता हूँ। जंगल वंगल पानी वानी दिखाई दे रहा है। वो लैपटॉप का स्क्रीन है, देखिए बदल पाता है कि नहीं बदल पाता है। चलिए, अगर मान लीजिए वो स्क्रीन नहीं भी दिखाई देगी तो भी हम लोग डिस्कस ओरली ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में आपको समस्या नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगी और ठीक हो जाता है अपने से तो ठीक है, नहीं तो अब दिक्कत ये है ना कि अगर हम इसको फिर से बैक जाएंगे तो पता नहीं वो पासवर्ड फिर से एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, तो आज की क्लास ही रद्द कैंसिल हो जाएगी। हम्म तो क्लास कैंसिल हो जाए, ये रिस्क लिया जाए तब तो फिर हम बैक जाएं। नमस्ते अखिलेश। अच्छा, एक बार रिस्क लेता हूँ, ठीक है, मैं एक बार रिस्क लेता हूँ। अगर मान लीजिए ये कैंसिल हो जाता है तब तो फिर बाद में ही क्लास हो पाएगी। ये कहाँ से होगा?
तो क्या करें बताइए अब आप लोग। वो तो ठीक नहीं हो पा रहा है, स्क्रीन तो नहीं आ पा रही है, क्या करें, कंटिन्यू करें कि क्लास को खत्म करें फिर? बताइए। वो तो ठीक नहीं हो पा रहा भाई, क्योंकि अगर हम बैग जाएंगे बेटा तो क्लास फिर बंद हो जाएगी, फिर वो तो हो नहीं पाएगा। तो क्या अगर ऐसे ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कैंसिल किया जाए, नेक्स्ट क्लास बाद में रखी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सुनते रहिएगा, बेयर हाथ में जरूर रखिएगा, और बेयर साथ में होगा तो चीजें समझ में आएंगी जरूर। देखिए, सेक्शन नंबर 11 से शुरुआत करना था आज हम लोगों को, और सेक्शन नंबर 11 ये बात करता है कि कोई फैक्ट अगर अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है तो वो कब रिलेवेंट हो जाता है। कोई फैक्ट अगर अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है तो कब रिलेवेंट हो जाता है। उसमें दो बातें हम लोगों को पढ़नी होती है। जब क्लास नंबर 1 आप पढ़ते हैं या सेक्शन 11 पढ़ते हैं तो उसमें दो बातें समझ में आती है कि जब एक फैक्ट जो रिलेवेंट फैक्ट से या फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट होता है, तो इनकंसिस्टेंट अगर है तो वो रिलेवेंट हो जाता है। कब? जब एक फैक्ट दूसरे से असंगत है तो वो सुसंगत कब हो जाता है? जब वो उस फैक्ट को लगभग इम्पॉसिबल बना देता है। जैसे आपने प्ली ऑफ एलिबाई का रूल पढ़ा है कि सेक्शन नंबर 11 पर ही, वो इसीलिए कि प्ली ऑफ एलिबाई ये कहता है कि जैसे किसी पर्सन पर ये चार्ज लगाया जाए कि उसने दिल्ली में कोई ऑफेंस किया है, और वो एविडेंस ले ये आर्ग्यू करे कि नहीं उस दिन तो मैं अमेरिका में था, तो अमेरिका में होना इनकंसिस्टेंट है जरूर, लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाएगा कि वो अमेरिका में था तो वो रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से इस प्रकार से इनकंसिस्टेंट है कि दोनों का एग्जिस्टेंस एक साथ नहीं हो सकता। तो दोनों का जब एग्जिस्टेंस एक साथ नहीं हो सकता, यानी सच में अगर वो अमेरिका में था तो उसने दिल्ली में ऑफेंस नहीं किया गया होगा, इसलिए उसका अमेरिका में होना रिलेवेंट फैक्ट है, और इसी को प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं, और जो कि सेक्शन 11 में है। दूसरा उसमें है कि जब किसी फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाता है, यानी अत्यधिक संभाव्य या अधिसंभाव्य बनाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक रूम में 4 लोग, एक रूम में 4 लोग हैं और एक अपराध हो जाता है। अपराध ये तो तय है कि उन 4 में से ही किसी ने किया है, और ये कंफर्म हो जाए, ये कोई एविडेंस दे कि उस ऑफेंस को करने में ए बी सी तो नहीं है, तो ये तो पक्का है कि डी ने ही किया होगा, या कह सकते हैं हाईली प्रोबेबल है कि डी ने ही किया होगा, है ना ऐसा। तो दूसरा क्लास उसका यही कहता है कि जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाता है तो वो रिलेवेंट हो जाता है, जैसा कि एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया। तो ये सेक्शन नंबर 11 में, और इसमें एक केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस, और पूछा जाता है कि सेक्शन नंबर 11 से केस है कि सेक्शन नंबर 11 पर कौन सी केस है। तो दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो प्री में भी पूछी जाती है। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 क्या बात करता है? वो ये बात करता है कि कंपनसेशन, जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को प्रभावित करता है वो फैक्ट रिलेवेंट होगा। अब अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को कैसे प्रभावित करेगा, यानी जो क्षतिपूर्ति की मात्रा है उसको प्रभावित कैसे करने वाले तथ्य सुसंगत होंगे धारा 12 के अंतर्गत। तो क्षतिपूर्ति की मात्रा को प्रभावित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं। जैसे आप कहते हैं कि इन्होंने मेरी गाड़ी को ऐसा कर दिया है कि मेरी गाड़ी एकदम से खराब हो गई है और मुझे जो है इतना 3 लाख रुपया कंपनसेशन चाहिए। अब उसमें अगर कोई एविडेंस ये दे कि जिस गाड़ी के कंपनसेशन की ये मांग कर रहे हैं वो गाड़ी तो 10 साल पुरानी,
और 10 साल पुरानी गाड़ी की इतनी कीमत नहीं होती है जितना ये कंपनसेशन मांग रहे हैं। तो ये फैक्ट कि गाड़ी 10 साल पुरानी है या ये फैक्ट कि गाड़ी तो एकदम चालू हालत में नहीं थी, इस प्रकार के फैक्ट जो हैं वो रिलेवेंट होंगे क्योंकि वो नुकसानी की मात्रा को प्रभावित करते हैं, यानी नुकसानी की मात्रा को कम या अधिक करते हैं। ये सेक्शन नंबर 12 है। अमाउंट ऑफ डैमेजेस को प्रभावित करने वाले फैक्ट रिलेवेंट सेक्शन 55 के अंतर्गत भी होते हैं। सेक्शन नंबर 55 के अंतर्गत ऐसा कोई फैक्ट जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस को प्रभावित करता है वो रिलेवेंट होता है। वहां और यहां में अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि वहां पे कैरेक्टर की बात होती है, यानी अगर किस जनरली कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता है सिविल मामलों में, लेकिन अगर वो कैरेक्टर अमाउंट ऑफ डैमेजेस को प्रभावित करता है तो वो कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाता है तो अमाउंट ऑफ डैमेजेस के लिए। अब जैसे मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे के बारे में कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया, कोई मानहानिकारक कथन किया, और उस स्टेटमेंट से इन्होंने कहा हमारी डिफेमेशन हो गई और हमको इतना करोड़ रुपए जो है अमाउंट चाहिए। अब उसमें ये कैरेक्टर का एविडेंस कि इनकी इतनी रेपुटेशन सोसाइटी में है ही नहीं जितना ये कंपनसेशन मांग रहे हैं, ये अमाउंट ऑफ डैमेजेस को प्रभावित करेगा ना, तो इसलिए ये सेक्शन 55 के अंतर्गत रिलेवेंट हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ डैमेजेस से संबंधित 12 भी होगा और 55 भी होगा। ठीक है, देखिए हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वही बच्चा समझ कर सकता है जिसने एविडेंस पढ़ा है। ये रिवीजन की ही क्लास है, पहली बार अगर आप एविडेंस पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में कम आ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए, अगर कम आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीरो रहेंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आए। सेक्शन नंबर 13 जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर बस इतना ही समझ लीजिए, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, कि कस्टम या राइट के संबंध में जो वो कस्टम और राइट जो है वो रिलेवेंट होते हैं सेक्शन नंबर 13 के अंतर्गत। और कस्टम और राइट से संबंधित सेक्शन नंबर 48 भी है एविडेंस एक्ट का। कस्टम और राइट के संबंध में वहां पे ओपिनियन रिलेवेंट होती है। कस्टम और राइट के एग्जिस्टेंस के संबंध में ओपिनियन रिलेवेंट 48 के अंतर्गत होती है। उसके अलावा सेक्शन 32 का क्लाज नंबर 7 भी है और सेक्शन नंबर 32 का क्लाज नंबर 4 भी है। तो अब कैसा क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से आप टिक मारेंगे ऑब्जेक्टिव में कि राइट और कस्टम के संबंध में एविडेंस का कौन सा सेक्शन है। ठीक, मतलब कौन सा, 13 हो गया, 48 हो गया, 32 का क्लास नंबर 4 हो गया, 32 का क्लास नंबर 7। फिर उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 में सेक्शन नंबर 14 में जो है वो बात करता है, उसमें आपको जो क्लास नंबर 1 में या शुरुआत के फर्स्ट पैरा में कह सकते हैं, फर्स्ट पैरा में जो बातें कही गई हैं उसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। और वो क्या होता है, वो है स्टेट ऑफ माइंड, मतलब इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेशनेस, इल विल, गुड विल, और स्टेट ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो ये सारी चीजें उसमें रिलेवेंट होती हैं। जनरली उसमें यही पूछा जाता है प्री में कि इसमें से कौन सा सेक्शन 14 के अंतर्गत रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, सेक्शन 48 इसी का है, एविडेंस एक्ट का ही। तो हम तो सेक्शन नंबर 14 में ये आप याद रख लीजिएगा। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज या एक बड़ी चीज क्या है जो जनरली पूछी जाती है, कि पूछेगा कि इसमें से कौन सा फैक्ट है, कौन सा ऑप्शन है जो सेक्शन 14 के अंतर्गत रिलेवेंट नहीं होता। तो उसमें मोटिव जनरली रहता है कि उसी प्रकार का है ना, तो मोटिव रिलेवेंट नहीं होता क्योंकि मोटिव रिलेवेंट होता है सेक्शन 8 के अंतर्गत। जनरली क्वेश्चन यही पूछा था, हिंदी में आप हेतु देखेंगे, है ना, तो वो वहां पे पकड़ लीजिएगा। उसके अलावा एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट ये बात कहता है कि किसी भी, अब ये मन की दशा को रिलेवेंट बताता है, और किसी भी व्यक्ति के मन की दशा जनरली ऐसी होती है, ये इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के मन की दशा पार्टिकुलरली इस मैटर में कैसी थी, ये रिलेवेंट होता है सेक्शन नंबर 14 के अंतर्गत।
ये बात को समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति के मन की दशा जनरली कैसी होती है ये रिलेवेंट नहीं, मन की दशा पार्टिकुलरली उस मामले में कैसी थी ये रिलेवेंट होता। अब जैसे जैसे मान लीजिए एक पर्सन है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर गोली चलाई, तो क्या उसका इंटेंशन जान से मारने का था या नहीं था? अब इस मामले में ये एविडेंस दिया जाए कि ये गोली चला के सबको मारते रहते हैं, ये एविडेंस रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि यही एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट कहता है कि जनरली उनका कंडक्ट, जनरली उनका ऐसा बिहेवियर रहता है, ये इसमें रिलेवेंट नहीं होगी। पार्टिकुलरली इनके मामले में क्या था, तो इसमें ये एविडेंस दिया जाए अगर कि इन पर इन्होंने पहले भी गोली चलाया है, इनकी जान लेने की कोशिश की है, तो ये फैक्ट जो है वो क्लियर करता है कि इस मामले में भी इस बार भी इन्होंने जान से मारने के लिए ही कोशिश किया होगा। तो यहां पे इंटेंशन उसका क्लियर होता है। तो इस बात को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पार्टिकुलरली किसी मामले में कैसा इंटेंशन था वो महत्वपूर्ण है और वो यहां पे रिलेवेंट है। जनरली कैसा होता है ये कोई एविडेंस नहीं। उसके अलावा यहां पे टिक कर लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर ए, एग्जाम्पल नंबर बी, एग्जाम्पल नंबर सी। जैसे एक व्यक्ति का कुत्ता किसी को काट लेता है, अब उसमें यह बात कि उसे नॉलेज था कि नहीं कि कुत्ता उसका काटता है, उसमें यह एविडेंस दिया जाता है कि यह कुत्ता पहले भी एबीसी को काट चुका है और एबीसी ने इनसे शिकायत की थी कि आपका कुत्ता काटता है और हमको काट लिया। अब यह बात इसलिए रिलेवेंट है कि उन्हें इस बात का पता था, नॉलेज था कि उनका कुत्ता जो है काटता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल नंबर ई देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर ई, और फिर लास्ट में आ जाइए एग्जाम्पल नंबर एन। एग्जाम्पल नंबर एन देख लीजिएगा 14 का। और एग्जाम्पल नंबर ओ तो हमने बोल ही दिया है। एग्जाम्पल नंबर ओ तो हमने बोल ही दिया है कि वो गोली चलाने वाला एग्जाम्पल। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेक्शन नंबर 15 पर। सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 15 ये क्लियर करता है कि कोई एक्ट हुआ है तो वो एक्ट इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है, यानी आकस्मिक है या साहस्य है, इसको स्पष्ट करने वाले फैक्ट रिलेवेंट होंगे। कौन से? कि एक्सीडेंटल है यानी आकस्मिक है या साहस्य है, एक्सीडेंटल, इंटेंशनल। अब जैसे मान लीजिए उसमें एक एग्जाम्पल है, उस सेक्शन को आप जो पढ़ेंगे तो उसमें एक एग्जाम्पल होगा कि एक पर्सन का घर जल गया है। अब उसमें यह है और इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा प्राप्त करना चाहता है। अब ये क्वेश्चन है कि क्या सच में उसका घर इत्तफाकन जल गया या इंटेंशनली उसका घर जलाया गया? अब ये क्वेश्चन में है कि सच में इंटेंशन था या एक्सीडेंटली वो जल गया। इस मामले में ये एविडेंस दिया जाता है कि उसने पहले भी घर बनवाए, घर का इंश्योरेंस करवाया, आग लगी और जल गया और इंश्योरेंस कंपनी से इन्होंने पैसा लिया था। अब कई बार अगर ये चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा करता है कि ये एक्ट जो है एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि इंटेंशनल है। नमस्ते सुलेखा। ठीक है। दूसरी बात एक है, जैसे कि एक क्लर्क है और वो हमारा अकाउंट देखता है। अब अकाउंट देखने में गलती हो गई है उससे, और वो गलती इस प्रकार की है कि उसका बेनिफिट उसको हो रहा है। ऐसे हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई है कि उसका बेनिफिट उसको हो रहा है। अब वो कह रहा है कि नहीं, हम गलती से हो गया, और हमको लग रहा है कि नहीं उसने जानबूझ के ऐसा किया है। अब ये कैसे क्लियर होगा? तो ऐसी स्थिति में ये एविडेंस कि पहले भी हिसाब किताब में 2-4 बार या 1-2 बार या 5-7 बार गलती हुई है, और जितनी बार मिस्टेक होती है उसका बेनिफिट इन्हीं को मिलता है। गलती से बेनिफिट, अगर गलती होती तो बेनिफिट किसी को मिल सकता था। इत्तफाकन गलती होती है और ये इनका बेनिफिट इन्हीं को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये गलती इत्तफाकन नहीं हुई, ये जानबूझ के की गई है, यानी इंटेंशनल वो एक्ट किया गया। तो ये इस बात को स्पष्ट करने वाले फैक्ट रिलेवेंट होते हैं सेक्शन 15 के अंतर्गत।
सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 बात करता है कि कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस कब रिलेवेंट होगा। अब कोर्स ऑफ बिजनेस की रिलेवेंसी की बात अगर करते हैं तो वहां पे ये देख लीजिएगा कि अगर कोई लेटर डाला गया है कोर्स ऑफ बिजनेस में तो पहुंचा ही होगा, ये रिलेवेंट है। सेक्शन 16 यही बात करता है, बस यहां से और कुछ नहीं। सेक्शन नंबर 17 से शुरुआत करते हैं। ज्यादा स्पीड से है कि कम भर है, समझ में आ जा रहा है? सेक्शन नंबर 17 से शुरुआत होती है एडमिशन की, और सेक्शन नंबर 17 से लेके 23 तक सेक्शन एडमिशन है। फिर उसके बाद 31 में भी एडमिशन है, फिर उसके बाद 58 में भी एडमिशन है। तो एडमिशन के संबंध में ये सारी चीजें। एडमिशन के बारे में अगर बात करें, सेक्शन 17 एडमिशन को डिफाइन करती है। और वो किस प्रकार से डिफाइन करती है कि एडमिशन क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे ओरल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई स्टेटमेंट जो फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के संबंध में कोई अनुमान बताता है तो वो एडमिशन कहलाएगा। ठीक है, तो वो एडमिशन कहलाएगा। अब प्रश्न ये है कि एडमिशन किसके किसके द्वारा किया जा सकता है, एडमिशन किसके किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये बात 18, 19 और 20 बताता है। और क्या बताता है कि पार्टी कर सकती है एडमिशन, दूसरा उसका एजेंट कर सकता है एडमिशन, तीसरा जिस पर्सन उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति एडमिशन कर सकता है, चौथा जिस पर्सन से इंटरेस्ट पार्टी ने डिराइव किया है वो एडमिशन कर सकता है, चौथा या पांचवा कोई ऐसा पर्सन जिसकी स्थिति पक्षकारों के अगेंस्ट प्रूफ की जानी चाहिए वो पर्सन भी एडमिशन कर सकता है, सेक्शन 19। और सेक्शन 20 रेफरी द्वारा एडमिशन भी वैलिड होता है, वो भी रिलेवेंट होता है। तो एडमिशन ये लोग कर सकते हैं, सेक्शन 18, 19 और 20। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 21 की। 21 बात करता है कि कोई भी पर्सन जो एडमिशन करता है हमेशा उसे करने वाले के अगेंस्ट ही उसको प्रूफ किया जाता है, उसके फेवर में वो प्रूफ नहीं होगा। मतलब अगर आप एडमिशन करते हैं तो आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं कि बाद में आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। तो यहां पे यही चीज आ जाती है कि एडमिशन हमेशा उसे करने वाले के अगेंस्ट प्रूफ होती है, उसके फेवर में वो प्रूफ नहीं होती। लेकिन ये जनरल रूल के लिए आप पहला एग्जाम्पल उसका पढ़ लीजिएगा, इस जनरल रूल के लिए पहला एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसको डिस्कस कर पाना बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम्पल उससे पहला रिलेटेड। बेटा इसको तो अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाना पड़ जाएगा ना, तो फिर टाइम लग जाएगा आपका पूरा 5-7 मिनट कम से कम लगेगा इसमें। अब इसको हम बताएं भी कैसे, क्योंकि आज हम पेन तो यूज कर नहीं सकते। नहीं तो चलिए कभी अनअकैडमी वाले क्लास में आप लोग रहिएगा तो मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो सेक्शन नंबर 21 में रूल हो गया और रूल के साथ पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ वही ना, सेक्शन 31 तो यही बात कहता है ना, सेक्शन 31 तो यही कहता है उसके एविडेंशियल वैल्यू की स्टॉक पर लागू होगा। तो हम बात कर रहे थे 21 की, तो 21 ये कहता था कि एडमिशन हमेशा उसे करने वाले के अगेंस्ट प्रूफ होता है। दूसरी बात, इस बात के एक्सेप्शन उसमें 3 बताए गए कि कब ऐसा है कि एडमिशन उसे करने वाले के फेवर में साबित किया जा सकता है। तो उसमें यह लिखा है कि एडमिशन उसे करने वाले के फेवर में तब किया जा सकता है कि जब जिसने एडमिशन किया है अगर वो मर जाता तो वो एडमिशन धारा 32 के अंतर्गत रिलेवेंट हो जाती। एक बात कि यदि वो व्यक्ति एडमिशन करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वो एडमिशन सेक्शन 32 के अंतर्गत रिलेवेंट होता है। दूसरी बात, कोई एडमिशन ऐसा है जो शरीर या मन की दशा को स्पष्ट करता है, वो भी रिलेवेंट हो जाएगा, यानी करने वाले के फेवर में साबित किया जा सकता है। और तीसरा, जो कि एडमिशन के रूप में तो नहीं लेकिन अदरवाइज रिलेवेंट है, तो उसे भी एडमिशन करने वाला पर्सन अपने फेवर में साबित कर सकता है।
ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन अब तो धीरे धीरे 1999 के अमेंडमेंट के बाद मैक्सिमम चीजों में एफिडेविट रिक्वायर कर ही दिया है, लेकिन सभी चीजों में नहीं। चलिए, थैंक यू। बात समझ रहे हैं ना कि एडमिशन फेवर में हो सकता है, अगेंस्ट में ही होता है, लेकिन 3 कंडीशन में फेवर में भी हो सकता है। पहला, जब वो अगर मर गया होता तो 32 के अंतर्गत रिलेवेंट होता, या दूसरी चीज कि उसे उस शरीर या मन की दशा को स्पष्ट करता है, और तीसरा, जब वो एडमिशन के रूप में नहीं अदरवाइज रिलेवेंट हो तो उसे भी उसके फेवर में साबित किया जा सकता है। इसके साथ एग्जाम्पल कौन से पढ़ने हैं ये मैं बता देता हूं। पहला जो आप एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं इसका, उसके साथ आपको एग्जाम्पल नंबर बी पढ़ना है 21 का, और उसके बाद आप जब दूसरा पढ़ रहे हैं, दूसरा जो शरीर या मन की दशा के बारे में, इसके लिए एग्जाम्पल नंबर बता रहा हूं, हाँ, एग्जाम्पल नंबर डी पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर डी पढ़ना है, और उसके लिए तो कोई खास एग्जाम्पल नहीं है। तो ये 3 एक्सेप्शन है। 22 नंबर सेक्शन देख लीजिए। 22 में बेयर प्रोविजन आप देखिए, सेक्शन नंबर 22 जब आप पढ़ते हैं तो ये कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के संबंध में ओरल एविडेंस कब रिलेवेंट होगा। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के संबंध में ओरल एडमिशन कब रिलेवेंट। तो ये धारा ये बताती है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के संबंध में ओरल एडमिशन तभी रिलेवेंट होगा 2 कंडीशन। एक, जब वो पर्सन ये साबित कर दे कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें उसे सेकेंडरी एविडेंस देने का हक है, और दूसरा, जब उस कंटेंट्स का जेन्युइननेस यानी उसका कह सकते हैं सही होना खुद में ही विवाद में। तो यही 2 चीजें हैं। क्या हमने कहा, सेक्शन 22 पढ़िए तो उसमें समझ में आ जाएगा। 2 चीजें हैं उसमें। पहले कि किसी कंटेंट्स के किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के संबंध में ओरल एविडेंस कब रिलेवेंट, 2 कंडीशन में। एक तो ये कि जब ये साबित कर दे कि उसे सेकेंडरी एविडेंस देने का हक है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन उसमें लिखा है कि जहां उसका जेन्युइननेस यानी उस डॉक्यूमेंट का असली होना खुद में ही विवाद में है, तो ऐसी स्थिति में ओरल एडमिशन उसमें रिलेवेंट हो जाती है। सेक्शन 22 का ए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के संबंध में ओरल एविडेंस की बात, ओरल एडमिशन की बात करता है। सेक्शन 23 ये अक्सर पूछा जाता है आपकी परीक्षा में प्री में। सेक्शन 23 ये बात करता है कि सिविल मामलों में एडमिशन कब रिलेवेंट होती है। सिविल मामलों में एडमिशन, तो यही पूछा जाता है कि कौन सी धारा है जो केवल सिविल मामलों में लागू होती है, सेक्शन 23। तो कब रिलेवेंट होती है कि सिविल मामलों में एडमिशन के बारे में जो ये धारा बात करती है वो ये है कि अगर कोई एडमिशन किसी शर्त के आधार पर की गई कि इस एडमिशन का इस बात का प्रयोग हम लोग एविडेंस के रूप में नहीं करेंगे, तभी वो रिलेवेंट होगी, अदरवाइज वो रिलेवेंट नहीं होगी। मतलब अगर ये शर्त लगा के एडमिशन कराया गया है कि इसको हम साक्ष्य में यूज नहीं करेंगे, आप बताइए, तो वो रिलेवेंट नहीं होगी। अगर बिना शर्त के है तभी रिलेवेंट हो। सेक्शन 24 से लेके 29 तक कन्फेशन की बात होगी। तो सेक्शन 24 से लेके 29 तक जो कन्फेशन की बात होगी वो सेक्शन 24 बात करता है इररिलेवेंट कन्फेशन की। इररिलेवेंट कन्फेशन की बात सेक्शन 24 कहता है, और ये कहता है कि अगर कोई कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के द्वारा कराया गया है, यानी अगर कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कोई कन्फेशन कराया गया है तो वो रिलेवेंट नहीं होगी, उसका क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई महत्व नहीं। सेक्शन 24 कहता है बस शर्त यह है कि ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस जो है वो पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा दिया गया। पर्सन इन अथॉरिटी कौन है? पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब यह है कि प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा दिया गया हो। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति उसको ये इंड्यूसमेंट दे रहा है
वो इस स्थिति में होना चाहिए या इस स्थिति में लगना चाहिए उस व्यक्ति को कि ये मेरी सजा को कम करा देगा या माफ करा देगा, और इसलिए उसने कन्फेशन कर दिया। ठीक है, तो ये कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस होना चाहिए, और इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस किसके द्वारा? पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा, प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए। और उसके अलावा किस लिए है ये? इसलिए ताकि उसने कन्फेशन इसलिए किया है ताकि उसे कोई लाभ मिलेगा, सजा में कोई छूट मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये सेक्शन 24 उसको मना करता है कि ऐसी कन्फेशन वैलिड नहीं होगी। लेकिन ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस है, मन पर जो इसका प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव के दूर हो जाने के बाद कन्फेशन वैलिड हो जाएगी, तब अगर करेगा तो। ये कहां बताया गया? सेक्शन 28, क्योंकि सेक्शन 24 और सेक्शन 28 को एक साथ पढ़ते हैं। आगे बढ़ें। सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25 साफ मना कर देता है कि कोई भी कन्फेशन पुलिस से किया जाएगा तो वो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। कन्फेशन कोई भी पुलिस से किया जाएगा तो वो वैलिड नहीं, एकदम से साफ मना कर देता है। लेकिन एक बात वो धारा एक्सेप्ट नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि पुलिस से किया गया कन्फेशन भी वैलिड हो सकता है अगर वो इन फ्रंट ऑफ पुलिस नहीं है, यानी पुलिस के सामने नहीं। जब किया गया तो पुलिस था नहीं, और जब किया गया तो पुलिस का डर भी नहीं था, तो वो कन्फेशन जो होता है पुलिस से किया गया है तब भी वो वैलिड होता है। जैसे एक केस आप पढ़ेंगे, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? दरअसल एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, और वहीं पे एक लेटर पुलिस के नाम से लिख के रख दिया कि हमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। तो ये कन्फेशन है, और किसको डायरेक्ट किया गया? पुलिस को किया गया। फिर भी वो वैलिड ठहराया गया, वो कन्फेशन वैलिड था। इसलिए क्योंकि जब लिखा गया उस समय पुलिस मौजूद नहीं थी और पुलिस का कोई डर भी नहीं था। ठीक है ना? तो सेक्शन 25 पुलिस से कन्फेशन वैलिड नहीं। सेक्शन 26 क्या बात करता है? सेक्शन 26 बात करता है पुलिस कस्टडी में कन्फेशन वैलिड नहीं। एक चीज और मैं बता दूं, 25 सेक्शन 25 जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ 125 भी पढ़ना पड़ता है कि अगर पुलिस ने किसी तरीके से आपसे कोई चीज उगलवा ही ली तो उससे ये कम्युनिकेशन जो होगी वो उसकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन होगी, और उसे बताने के लिए कि उसने इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट की कंपेल नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 25 एक तरफ राइट उससे छीन लेता है, और दूसरी तरफ उसे इतना राइट दे देता है कि फिर उससे सवाल भी कोर्ट नहीं कर सकती कि आखिर आपने ये एविडेंस कहां से कलेक्ट किया, मार के पीट के जैसे भी उसने कलेक्ट किया। तो सेक्शन 25 ये बात करता है। फिर 26 क्या कहता है? 26 ये कहता है कि कोई भी कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में हो वो भी वैलिड नहीं, पुलिस से भी वैलिड नहीं, पुलिस कस्टडी में भी वैलिड नहीं। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है पुलिस कंट्रोल, और पुलिस कंट्रोल का मतलब होता है फिजिकल या मेंटल किसी भी प्रकार का कंट्रोल। तो अगर फिजिकल या मेंटल किसी भी प्रकार का कंट्रोल पुलिस का है किसी पर्सन पर, और वो कन्फेशन किसी से करता है, मतलब पुलिस से तो 25 में ही मना कर दिया, अदर देन पुलिस अगर किसी से करता है तो वो कन्फेशन भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि माना जाता है कि पुलिस का फिजिकल और मेंटल अगर कंट्रोल है तो वो व्यक्ति डर के ही जवाब दिया होगा, उस फ्री कंसेंट नहीं, इसलिए वो नहीं होगा। लेकिन एक चीज और एक्सेप्ट करती है प्रोविजन, ये कहती है धारा कि अगर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट है, यानी मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में है, तब पुलिस कस्टडी में भी कन्फेशन वैलिड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि पुलिस की पिताजी हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो जब मजिस्ट्रेट साहब हैं तो पुलिस का डर व्यक्ति के मन से खत्म हो गया होगा। तो इसलिए मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में अगर है तो कस्टडी भले ही पुलिस की हो तब भी वो कन्फेशन वैलिड हो जाएगा। क्लियर? मेंटल कंट्रोल, अच्छा मैं बताता हूं। अब एक चीज और क्लियर कर दें कि हाँ, मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में हो सकता है, लेकिन एक सिंघारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस बड़ी फेमस है, आप लोगों ने भी सुनी ही होगी। सिंघारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था
कि जो मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में भी कन्फेशन होता है, वो कन्फेशन तभी वैलिड होगा जब सीआरपीसी के 164 के प्रोविजन को फॉलो किया जाए। यानी 164 का जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन के उल्लंघन में अगर मजिस्ट्रेट द्वारा भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है तो वो कन्फेशन वैलिड नहीं होगा अगर वो पुलिस कस्टडी में है। क्लियर? चलिए, अब हमने कहा कि फिजिकल और मेंटल कंट्रोल पुलिस का है तो कन्फेशन वैलिड नहीं होगी। अब जैसे एक चीज आपने पढ़ा होगा, एक केस पढ़ा होगा आप लोगों ने, और उस केस का नाम था आर वर्सेस लेस्टर के केस। हाँ, सुलेखा, है ना? आर वर्सेस लेस्टर की केस थी। उसमें यह था कि एक तांगे पर पुलिस वाले एक एक्यूज्ड को पकड़ के लेके जा रहे थे। जो पुलिस थी वो जाके चाय चक्कर पीने लगती है और ये एक्यूज, वहां पुलिस मौजूद नहीं थी, पुलिस ने तांगे वाले से कन्फेशन किया कि अपराध तो हमने नहीं किया। ठीक है, क्या ये कन्फेशन वैलिड होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का फिजिकल कंट्रोल भले में रहा हो वहां पे, लेकिन मेंटल कंट्रोल अभी भी उसका बना हुआ था। पुलिस का डर और पुलिस का नियंत्रण वहां भी था जब वो उस घोड़ा गाड़ी पे बैठा हुआ था। इसी तरीके से एक और केस आप लोग पढ़ते हैं, ये तो आर वर्सेस लेस्टर का फैक्ट था। एक और केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंपरर वर्सेस जगिया के केस। और इंपरर वर्सेस जगिया के केस में भी कुछ ऐसा ही मामला था। चौकीदार ने अरेस्ट किया किसी पर्सन को, ग्राम प्रधान के पास दे दिया, माने गांव वालों को सौंप दिया और फिर चला गया थाने। जब वो नहीं था गांव वालों के सामने तो गांव वालों से इसने कन्फेशन किया एक्यूज ने। प्रश्न ये था कि क्या ये कन्फेशन वैलिड है कि नहीं? क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि पुलिस वाला भले वहां मौजूद नहीं था, मेंटल कंट्रोल अभी भी उसका बना हुआ था। ठीक है, मेंटल कंट्रोल अभी भी था, इसलिए वो कन्फेशन वैलिड नहीं होगी। तो ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि फिजिकल पुलिस कस्टडी का मतलब हथकड़ी से बांध के रखना ही नहीं होता है। पुलिस कस्टडी का मतलब पुलिस का डर, और ये डर होता कैसे है? पुलिस कस्टडी का मतलब पुलिस कंट्रोल, और ये कंट्रोल जो है वो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 26 के बाद। सेक्शन 27 आप जानते ही, सेक्शन 25 का एक एक्सेप्शन ये भी है 27 कि अगर कोई पुलिस से कन्फेशन, तो वैलिड होगा नहीं, ये तो बात क्लियर। पुलिस से कन्फेशन वैलिड नहीं होगा, लेकिन पुलिस से अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई नया फैक्ट खोज के निकाल लिया जाता है, ठीक है, वो चीज रिलेवेंट हो जाती है। कि अगर व्यक्ति ने कहा कि जैसे हमने मारा है और ले जाके हमने हथियार यहां पे छिपा दिया, कभी कभी प्री में ये सवाल पूछता भी है कि एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कितना पार्ट रिलेवेंट होगा, तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि इसमें देखिए कि मैंने इसको मारा और मारने के बाद हथियार ले जाके कुएं में फेंक दिया। अब ये स्टेटमेंट कि हथियार ले जाके कुएं में फेंक दिया और हथियार वास्तव में बरामद किया जाए, तो उस कन्फेशन का उतना पार्ट रिलेवेंट होगा, लेकिन हमने उसको मारा ये रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि पुलिस से किया गया कन्फेशन वैलिड नहीं होगा। तो ये सेक्शन 27 है, ये आप जानते हैं। बस इसके कुछ केसेस हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि इस केसेस पर सवाल आते हैं एग्जाम। जैसे फुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर, आपको याद होगा फुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर की केस इससे संबंधित है। एक इसकी लीडिंग केस है देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस। उसके अलावा मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की केस, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की केस, और काठी कालू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे की केस। इतनी सारी केसेस इसकी लीडिंग केस है, इतनी सारी केसेस लीडिंग है। एक फुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर, दूसरा देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तीसरा मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और काठी कालू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। और भी बहुत सारी केसेस हैं, लेकिन ये केसेस आपको प्री में पूछी जाती हैं कि किस धारा से संबंधित है, इसलिए मैंने इस केस का डिस्कस किया। बहुत सारी केसेस इस पर है। तो सेक्शन 27 हो गया। 28 की चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, 28 की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो अब आते हैं 29 पर। 29 जो कन्फेशन की बात करता है कि कोई कन्फेशन अगर अदरवाइज वैलिड है, अदरवाइज अगर कोई कन्फेशन वैलिड है तो सिर्फ इस नाते
जो 29 में बताया गया है, इस नाते कि गुप्त रखने के वचन के अधीन, या फिर हाँ नशे में था इस नाते, या वो ऐसे क्वेश्चन के आंसर में दिया था जिसका आंसर देने के लिए वो बाउंड नहीं था, तो वो इररिलेवेंट नहीं हो जाती। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई कन्फेशन अदरवाइज वैलिड है तो सिर्फ इसलिए कि वो नशे में था, या वो उससे फुसला के ले ली गई थी, या ये कि वो ऐसे क्वेश्चन के आंसर में दी गई थी जिसका आंसर देना उसके लिए जरूरी नहीं था, वो इररिलेवेंट नहीं हो जाती। क्यों नहीं इररिलेवेंट हो जाएगी? अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस कराया जाएगा तो कन्फेशन वैलिड नहीं होगा। सेक्शन 29 में जो कन्फेशन की बात की गई है वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। और कन्फेशन आप जानते हैं दो प्रकार की होती है, एक जुडिशियल कन्फेशन और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के लिए बहुत फॉर्मेलिटी नहीं है। और सेक्शन 29 यही एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की ही बात करता है, यानी जो कन्फेशन जो है कोर्ट से बाहर की जाती है, और इसकी एविडेंशियल वैल्यू भी बहुत कम होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की। मैं कुछ और भी कन्फेशन पे क्वेश्चन होता है उसको मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी बेयर प्रोविजन हम लोग कर रहे हैं। तो कन्फेशन जो सेक्रेसी के अधीन, डिसीट के अधीन, ड्रंक था तब, ऐसे क्वेश्चन के आंसर में जिसका देना जरूरी नहीं था, ऐसी स्थिति में अगर वो अदरवाइज वैलिड है तो इस तरीके से भी वैलिड होगी। जैसे आप अपने दोस्त से कोई चीज फुसला के निकलवा लेते हैं उसके मुंह से, तो ये रिलेवेंट है 29 के अंदर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। हाँ, इसकी वैल्यू, एविडेंशियल वैल्यू बहुत कमजोर होती है, ये आपको पता है। को एक्यूज्ड की बात की गई है, टाइम तो हम लोगों का बहुत ज्यादा हो गया। चलिए कल मिलेंगे तो आगे की चीजों की चर्चा करेंगे। और अच्छा ही था कि वो स्क्रीन पर चीजें नहीं थी। स्क्रीन पर न रहने का फायदा ये रहा कि आप लोगों ने सेक्शन ज्यादा डिस्कस कर लिया। स्क्रीन पर अगर हम लिख सकते तो निश्चित रूप से थोड़ा और ज्यादा समय लगता। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब भी क्लास होगी यूट्यूब वाली तो हम लोग उस क्लास में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए ताकि हमारी क्लास कब कब है इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। प्रीति कॉर्नर, हाँ कर सकता है वो। दोस्त अगर बेवड़ा है तो उससे कन्फेशन हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं करवा सकता। जुडिशियल कन्फेशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, बिना डर भय के होनी चाहिए, बिना लालच के होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जाऊंगा, आप लोगों का आदेश है। हाँ बेटा सुलेखा, बिल्कुल होता है। खुद से बात करते हुए भी कन्फेशन जो होता है वो रिलेवेंट होता है। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया था। हाँ, तो कन्फेशन रिलेवेंट होगा, वो कन्फेशन रिलेवेंट होगा। हालांकि आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है उसकी एविडेंशियल वैल्यू कम होती है। अब इसमें भी इस कंडीशन में अगर उसने कहा है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू और कम होगी। ठीक है, फिर बाय बाय। टेलीग्राम के लिए बेटा आप एक बार सर्च करिएगा यूए, यूए माने अन अकेडमी, यूए, अच्छा एक मिनट, अच्छा नहीं आपको तो स्क्रीन दिख ही नहीं रहा। यूए जुडिशियरी धर्मेंद्र, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यूए कैपिटल में, फिर उसके बाद जुडिशियरी, फिर धर्मेंद्र करेंगे तो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है फिर, थैंक यू।